जय सिया राम। मैं विजय प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ये संदेश साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। शायद उन तक ये हमारी वेदना पहुँचे। ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की जो योजना लागू की गई है या उसके जो नियम कानून लागू किए गए हैं, ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये तो वहाँ पर इस आयोग में जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जो लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने बनाया होगा, उनको सादर नमन करता हूँ मैं। क्या दिमाग लगाया है। देश का प्रधानमंत्री जो 72 देशों की यात्रा करता हो। हम बहुत सच्चे अंधभक्त थे साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक बहुत आदर करते थे इन लोगों का। हमें क्या मालूम था कि इस पार्टी के अंदर जो भी सलाहकार, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बैठ करके एक साजिश रच रहे हैं। आप देश विदेश की यात्रा करते हैं, कोई बात नहीं। आप दिन में 72 बार कपड़े बदलते हैं, कोई बात नहीं। आप कभी कभी अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में समझ में नहीं आता है कि चिलम पी करके आप बात कर रहे हैं या कोई नशे की गोली ले रखा है आपने। आप बताते हैं कि 20 साल मैंने भीख मांगा है, 20 साल मैंने तपस्या की है, और फिर उसी बीच में, उन्हीं वक्तव्यों के बीच में आप ये कहते हैं कि मैंने 20 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री बनने से पहले या पार्टी में आने से पहले, कोई पद मिलने से पहले मैं 20 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। हिंदुस्तान में भीख नहीं मिलता था आपको कि बाहर भीख मांगने जाते थे, या बाहर से ये नियम लेने गए थे कि जो अमेरिका में श्वेत और अश्वेतों के बीच में एक विभाजन कर दिया गया था कि उनके बच्चे विश्वविद्यालय में अश्वेत के अलग, श्वेत के अलग अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये सीखने गए थे वहाँ पर, जो ला करके यहाँ पर बैठ करके उन एसी कमरों में, वातानुकूलित कमरों में बैठ करके ये नियम लागू करने के लिए आप बैठ गए हैं। आप कहते हैं मैंने चाय बेचा है। कहाँ उखड़ गई वो चाय की टपरी? और आप भिक्षुक थे, आप वो मुझे घर दिखाएंगे जहाँ से आपने भिक्षा लिया है? तपस्या करने वाला वो कंदरा, वो खोह, वो पहाड़, वो मुझे दिखाएंगे आप? क्या फेंकते हैं साहब। बहुत आदर करता हूँ आपका, करता था भी, अब भी कर रहा हूँ। बस इसको आप ख़त्म कर दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। कभी किसी गांव में गए हैं? मुझे तो नहीं लगता गुजरात के किसी गांव में आप गए होंगे। गांव में आइए। जिन वर्गों का आपने विभाजन किया है वो वर्ग हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ बात करते हैं। इन ठंडियों के महीनों में हम लोग अलाव जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और बैठ कर के हाथ सेंकते हैं। वहाँ पर सारे जितने ये विभाजन आपने किया है, SC, OBC, SSC, ST, जिन लोगों का आपने विभाजन किया है वो एक साथ में बैठते हैं। चाय की टपरी पर जहाँ पर आप चाय बेचते थे, वहाँ पर चाय देख करके देते थे क्या कि कौन वहाँ पर ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? अरे आपसे अच्छे तो अंग्रेज थे। ये विभाजन नहीं किया था उन्होंने, लेकिन दिमाग आपने वही लगाया है कि लड़ाओ और राज करो। कितने दिन राज करेंगे? आपने ही डिजिटलाइज किया है,
अनपढ़ आदमी भी मोबाइल देख करके सारी योजनाएं समझ जाता है, आपकी चालाकियाँ नहीं समझ पाएगा क्या? उन महानुभावों से, बुद्धिजीवियों से, जिन्होंने ये नियम में बैठ करके, वो सलाहकार कम वक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, कभी बाहर निकलिए, गांव में निकलिए, तब समझ में आएगा कि हम विभाजित वर्गों का, जिनका आपने विभाजन कर दिया है, हम लोग कैसे भाईचारे के साथ में रहते हैं। आज आपने ऐसा नियम बना दिया कि हमारे मुंह से अगर गलती से भी कोई शब्द निकल जाए तो उसके लिए हमें प्रताड़ना मिलेगी, न्यायालय हमें उसका दंड देगा। और यहाँ तक यही नहीं, हमने उस वर्ग को जिसको आपने बांटा है उसके बारे में अगर कहीं दिमाग में सोच भी लिया और सोच करके कहीं गलती से हम मुस्कुरा भी दिए और उसकी इच्छा हो गई कि हाँ इसके ऊपर तो केस करना है, तो केस करके हमें दंड दिलवाएगा वो। और आप उस संसद के गलियारे में बैठ करके मुस्कुराएंगे। देश तो जल रहा है, आपको क्या करना है? आप फिर किसी हवाई यात्रा पर निकल जाएंगे, फिर कोई नए पहाड़ का निर्माण कराएंगे, नई कंदरा बनवाएंगे, नई चाय की टपरी खोलेंगे, और या तो फिर अंत में चौकीदारी करेंगे आप। यही चौकीदारी, घर घर जा कर के यही रात में ढूंढते थे। कौन सी चौकीदारी का टाइम क्या था आपका? कौन से टाइम पर आपने चौकीदारी की कि जा कर के देखे होंगे कहीं पर चौकीदारी के टाइम पर कि यहाँ पर तो हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है, बनिया भी बैठा है, कायस्थ भी बैठा हुआ है, शूद्र भी बैठा हुआ है, यहाँ पर तो बैठ करके बड़े ठहाके मार रहे हैं ये लोग। निकलने दो चौकीदारी के टाइम से, फिर बताता हूँ इनको, सबको अलग अलग कर दूंगा। ऐसा मत करो, हाथ जोड़ता हूँ। ये जो दिमाग आप लगा रहे हैं, दिमाग कहीं और आप लगाइए। जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ है 10 बार परीक्षाएं हुई होंगी और 10 बार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है लीक हो गए। किसने लीक किया? इस घोटाले पर कभी आपने अंकुश लगाया? हजारों, सैकड़ों, लाखों वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन कभी वो पूरी नहीं होती हैं। कभी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, तो कभी कोई घोटाले हो जाते हैं, कभी घूसखोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बुलडोजर के बड़े शौकीन हैं ना आप, चलवाइए बुलडोजर। आपके कार्यकाल ने इतना त्रस्त कर दिया है जनजीवन को कि हम सोच ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चों को हम पढ़ाएं या उनको घर बिठा दें। हम तो अपना पेट काट करके, साहब आप आइए किसी गांव में जा करके वहाँ तपस्या कीजिए, वहाँ चौकीदारी कीजिए, वहाँ चाय की टपरी खोलिए, तब आपके समझ में आएगा कि हम अपने पेट का जो खाना होता है ना, उसको आधा कर देते हैं, पैसा बचाते हैं कि मेरा बच्चा विद्यालय जा रहा है और वहाँ पर फीस भरनी है उसको हम कोचिंग करवाते हैं, वहाँ पर फीस भरते हैं। कहाँ से पैसा आता है? खेतों से पैसा उठाते हैं, अपने लोन लेते हैं खेतों पर। भरपेट खाना नहीं खाते बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में। आप क्या जानोगे? 20 बार कपड़े बदलोगे? 72 देशों की हवाई यात्रा करोगे? अरे आपकी हिम्मत तो आज तक ये नहीं हुई कि आप किसी पत्रकार के सामने खड़े होकर के बात कर सकें। आपकी पार्टी में बोलने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, 101 दिग्गज लोग हैं वहाँ पर बैठ कर के बातें करने वाले। पत्रकार के सामने आपकी हिम्मत नहीं हुई कि कभी एक मीटिंग बुला करके पत्रकारों के सामने आप खड़े होकर के बहस कर सकें उनसे। बहस करने के लिए आपने अलग ग्रुप बना रखा है, योजना लागू करने के लिए अलग ग्रुप बना रखा है, तो आप क्या झुंझुना बजाते हैं वहाँ पर?
कभी किसी पत्रकार के सामने आइए, पूरी बातों का उसके जवाब दीजिए आप। मैं समझूं कि बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं आप, लेकिन नहीं, आप हर ग्रुप को, हर काम के लिए, हर योजना के लिए आपने आदमी बिठा रखा है। पत्रकारों में दिग्गज आदमी आकर के वो बहस करता है, वो कटाक्ष करता है, वो क्या कहता है, बहुत बड़ा धर्मानुयायी है वो। मैं बहुत ही पूजता था, मैं आपकी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता को मैं अंधभक्तों की तरह मानता था। एक आता है सुधांशु जी, नमन है आपको साहब, लोगों को बनाइए आप। आपके सामने ये जितनी पार्टियां हैं ना, उनको बनाइए आप। हम गांव के लोग हैं, हम पहले से बने बनाए हैं। जब भी कोई बात होगी तो उदाहरण क्या देंगे, आप जाइए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ये तथ्य आपको, उसकी लाइब्रेरी में 12,000 पुस्तक की नीचे सबसे नीचे रखी हुई पुस्तक है, उसमें 16वें पेज का 12वां अंक 16वीं लाइन ये लिखा हुआ तथ्य वहाँ पर रखा हुआ है। वो कमबख्त वो तो भ्रमित हो जाता है कि कौन यहाँ से टिकट बुक कराएगा, कौन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर वो बुक खोजेगा, फिर वो लाइन ढूंढेगा, फिर वो पेज ढूंढेगा, फिर उसको पढ़ेगा। इससे बढ़िया है साहब जो कह रहे हैं उसको मान लो यहीं पर। तो ये बनाओ आप उनको जिनको बनाते आए हो। डिजिटलाइज कर दिया है आपने, सब लोग बने बनाए हैं, सब समझ रहे हैं सब बातों को। अरे साहब, ये योजना, ये आयोग, ये जो कुछ भी आपने बनाया है ना, इसको वापस ले लीजिए। नहीं, आखिरी में अभी तक आपने चौकीदारी की है, तपस्या की है, भीख मांगा है, डफली नहीं बजाया है। अब आपका नंबर डफली और झुनझुना बजाने का है। इसलिए प्रणाम करता हूँ कि इस आयोग को आप कैंसिल कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए और देश को जलने से बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।